नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। एलएसी से एलओसी तक टीवी9 भारतवर्ष की नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। पिछले 200 दिनों से ज्यादा वक्त से हम स्टैंड ऑफ झेल रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह अहम खबर दिखा दें। एलएसी फायरिंग पर पीएम को जानकारी दे दी गई है। एलएसी फायरिंग पर पीएम को जानकारी मुहैया करा दी गई कि किन स्थितियों में क्या कुछ हुआ है। वहां पर एलएसी फायरिंग को लेकर पीएम को हर एक माइन्यूट डिटेल से अब्रेस्ट कराया गया है। बताया गया है कि किन स्थितियों में क्या कदम वहां पर उठाए गए हैं। एलएसी फायरिंग पर पीएम को हर जरूरी और बारीक जानकारी मुहैया करा दी गई है सेना की तरफ से। सेना के वो ऑफिसर्स जिनकी निगरानी में वहां पर ये ऑपरेशन चल रहा है, उन्होंने अपने सीनियर ऑफिशियल को बताया और सीनियर ऑफिशियल्स ने ये पूरी जानकारी अब पीएम तक पहुंचा दी है। पीएम को बताया गया है कि वहां एक्चुअली क्या हुआ था, पीएलए की तरफ से क्या किया गया और उसके बाद भारतीय सेना ने क्या किया, और ये पूरा ब्यौरा, ये पूरा खाका पीएम के सामने खींचा गया है। मनीष झा हमारे संवाददाता इस खबर पर निगाह बनाए हुए थे। मनीष झा, ये बहुत आवश्यक था और अब ये हो गया, पीएम को सारी बात पता चल गई। देखिए, पता तो चलना ही था और जाहिर है कि एक ऐसा घटनाक्रम जो 4 दशक में पहली बार हुआ, जब पीएलए के सैनिक जो कि ब्लैक टॉप पर हुई कार्रवाई के बाद से हताश थे, उन्होंने एक महत्वपूर्ण चोटी पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसकी कोशिशों को भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए नाकाम कर दिया था। इसकी पूरी डिटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई और इसके बाद फिर एनएसए, अजीत डोभाल और रक्षा क्षेत्र के तमाम टॉप लेवल पर इसकी एक बड़ी विस्तृत रिव्यू मीटिंग की गई है और फिर यह तय किया गया है कि वहां पर लगातार चौकसी बढ़ती जाए, क्योंकि हालात बेहद तनावपूर्ण है। अब अगर इन दोनों खबरों को जोड़ देते हैं मनीष, इन दोनों खबरों को जोड़ देते हैं कि पीएम को अरेस्ट कराया गया, कि क्या कुछ हुआ है वहां पर, किन हालात में हुआ है। उधर ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जो बात सामने आई है कि हम वहां पर चाहते हैं शांति हो, भारत अपनी तरफ से लेकिन उसमें सहयोग करे, अगर ये तनाव और आगे बढ़ता है तो भारत को बहुत भारी पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि। अब इस पूरी तस्वीर को आप कैसे देखते हैं, संक्षिप्त में बताइए। देखिए, एक ऐसे समय में जब विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर रूस रवाना हो गए हैं, चीन के विदेश मंत्री के साथ उनकी बातचीत होनी है, इससे पहले ग्लोबल टाइम्स की तरफ से इस तरह का प्रोपेगेंडा, दरअसल इंडियन आर्मी ने जो कहा है कि चीन की कोशिश है कि अपने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑडियंस को वो सेटिस्फाई करना चाहते हैं। एक ऐसे समय में जब 29 अगस्त की रात के बाद चीन पूरी दुनिया के सामने लूजर की तरह से दिख रहा है, तब चीन की कोशिश है यह दिखाने की कि भारत एग्रेसिव रुख अख्तियार किए हुए है। कल शाम को हम इस बारे में बात कर रहे थे आड़ी में मनीष, की क्या वो करार अब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में मौजूद माने जाएंगे, कार्य करने वाले माने जाएंगे, इन फोर्स माने जाएंगे? क्या वो तमाम अंडरस्टैंडिंग्स जो पहले हुई 93 में 96 में हुई, जिसमें यह भी कहा गया कि आग्नेयास्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो कल कई जानकारी कह रहे थे कि देखिए आज की डेट में अब कोई करार वैलिड है, ऐसा नहीं है। ये इस बात को कैसे देखा जाए? क्या वाकई पहले कही हुई बातों को इस समय दोनों ही पक्ष अब और मानने के लिए, क्योंकि गलवान वाली घटना तो झेली है भारत ने, गलवान तो अपने करार पर टिका है, लेकिन क्या अब वो माना जाए कि अब हम उससे आगे बढ़ गए? देखिए, भारत और चीन के बीच जो भी समझौते 93, 96 या 2012 के हैं, भारत सरकार का कहना है कि हम उन समझौतों का पालन मनीष मैं आपको रोक रहा हूं, यह अहम खबर आ रही है, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। पीएम मोदी एलएसी पर करते रहे हैं शांति की बातचीत। 2017 के रूस दौरे पर की थी, गोली नहीं चलाने की बात भी एलएसी पर चीन लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। 40 साल बाद एलएसी पर चीन ने फायरिंग की है। 40 साल बाद चीन की तरफ से काइनेटिक वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है और 2017 पर भारत ने ये रीइटरेट किया था कि हम वहां पर पूरी तरह से शांति बहाली चाहते हैं। जहां तक चाइना का सवाल है, ये सही है कि चाइना के साथ, जैसे रशिया को चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, हमें भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, लेकिन पिछले 40 साल में भारत और चीन के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के कभी भी एक भी गोली नहीं चली है।
सुना आपने प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था, लेकिन आज हालात कैसे हैं ये अहम खबर देखिए। एलएसी पर फायरिंग पर हाई लेवल मीटिंग चल रही है। ये अहम ब्रेकिंग फ्लैश करें फौरन। एलएसी पर फायरिंग को लेकर हाई लेवल मीटिंग चल रही है। इस हाई लेवल मीटिंग में कौन कौन है, सुमित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन एनएसए और टॉप ऑफिसर्स इस बैठक में शामिल हैं। कल की पूरी घटना और ताजा हालात पर चर्चा हो रही है। सुमित, क्विक अपडेट्स। बिल्कुल 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 प्रधानमंत्री मोदी को लगातार ब्रीफ किया जा रहा है और हाई लेवल मीटिंग इसलिए क्योंकि क्या सिचुएशन बनी है दिनेश कल के बाद, क्योंकि चीन की तरफ से दावा किया गया था कि हमने फायर किया, लेकिन भारतीय सेना ने अपने स्टेटमेंट में साफ कर दिया है कि चीन किस तरीके से हमारी पोस्ट की तरफ आ रहा था और फायर चीन की तरफ से किया गया और प्रोवोकेशन फायर था, यानी हमें प्रोवोक करने के लिए यह फायर किया गया। लेकिन भारतीय सेना ने उन सभी चीजों को मद्देनजर करते हुए, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए कोई कह सकता है कि प्रोवोकेटिव एक्शन नहीं किया। लेकिन दिनेश, महत्वपूर्ण बात यह कि लगातार एलएसी के इलाकों में जो यथास्थिति बदल रही है, जो लगातार सिचुएशन बदल रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीन ये लगातार कोशिश कर रहा है कि 29 तारीख के बाद भारतीय सेना ने जो पोजीशनिंग ली है या तो उसके बराबर पोजीशनिंग ले ले या फिर कुछ ऐसे पोजीशंस या फिर कोई नए ऐसे पासेस को खोल दे, पोजीशंस को खोल दे जहां पर वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो यही वजह है कि लगातार ये प्रोवोकेटिव एक्शन हो रहा है। लेकिन भारत ने इसका किस तरीके से जवाब दिया है, इसको कैसे देखा जाए, पूरा सिनेरियो किधर जा रहा है, क्या ये एक कदम और आगे बढ़ गया पूरा मामला? और उधर से चीन की तरफ से जो गीदड़ भपकी आई है कि नतीजे गंभीर होंगे, इस पूरे सिनेरियो को कैसा देखा जाना चाहिए? हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, हमारे वो विशेषज्ञ जिनकी आंखों से आप अगर देखेंगे तो ये पूरा मामला साफ दिखाई देगा। राज कादियान साहब कल भी मेरे साथ चर्चा में जुड़े हुए थे और कल मैंने उनसे ये सवाल किया था कि क्या काइनेटिक वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करना 96-93 के करार में जो लिखा हुआ है उन बातों को मानना क्या अब भी लागू है? उन्होंने ये बात स्पष्ट कहा था कि अब देखिए करार से हम आगे बढ़ चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल संजय सोई आपको नजर आ रहे हैं, मेजर जनरल अश्विनी सिवाच आपको दिखाई दे रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल शशि अस्थाना साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा हमारे साथ मनीष झा और सुमित हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं ही राज कादियान साहब के पास। लेकिन मैं सबसे पहले चलूंगा राज कादियान साहब, क्या ये स्टेज आपकी निगाहें, आपका विश्लेषण? देखिए, भारत की सेना बड़ी डिसिप्लिन सेना है, दुनिया इसको मानती है हमारा डिसिप्लिन को। हमारा कोई सैनिक अगर हुक्म है फायर नहीं होगा तो फायर नहीं करेगा। ये खबर सिर्फ चाइना के जो थिएटर कमांडर के स्पोक्स पर्सन की तरफ से आई है कि भारतीय सेना ने फायर किया है। इसकी दो संभवताएं हैं। एक, वो फॉरेन मिनिस्टर के मिलने से पहले एक भूमिका बनाना चाहते हैं ताकि उनके फॉरेन मिनिस्टर हमारे फॉरेन मिनिस्टर को डिफेंसिव पर डालने की कोशिश करे। दूसरा, ये उनके प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो सकता है कि अगर कल कुछ फ्लेयर अप हो जाए बहुत बड़ी बात चाइना ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। और इस पॉइंट पे एक चीज का स्पष्टीकरण असल में मैं आप विशेषज्ञों से चाहता हूं। जब आप ये कह रहे हैं कि विदेश मंत्रियों की मुलाकात के पहले एक स्टेज सेट करना चाहता है जिसमें भारत को डिफेंसिव में डाल सके, मेजर जनरल शशि अस्थाना, क्या ये वहां पर जो कुछ हो रहा है उसको हम ये माने कि लोकल लेवल पर कमांडर्स जो वहां टीम को कमांड कर रहे हैं, फौज की अलग अलग टीम्स को, उनकी तरफ से ये किए गए काम है या यही पूरा सब कुछ सिंक्रोनाइज चल रहा है और शी जिनपिंग ही एक एक कॉल ले रहे हैं कि वहां पर कब क्या होना चाहिए? क्विकली सर। देखिए, ऐसा है कि अभी लोकल लेवल पर जो सिचुएशन है उसके मुताबिक उनको रेस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा। अब जैसे कि राज कादियान साहब ने बताया, उस सिचुएशन से हम लोग आगे निकल चुके हैं। सीपीएम 1993-96 को ये लोग तोड़ के इन्होंने जो अतिक्रमण किया, अब उसके बाद कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर तो बाकी रह नहीं जाता है। अब अगर हमें लगेगा कि वो डेंजरसली क्लोज आ रहे हैं या फिर से उस जो चोटियां हैं गलवान, ये क्या नाम, चुशू लाइट्स के ऊपर जो ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप वगैरह की जो पोजीशन से हैं, अगर ये फिर से दोबारा उसके क्लोज आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई हेजिटेशन होना चाहिए, हमें कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, मैं समझने की कोशिश ये कर रहा था कि लोकल लेवल पर एक क्रिया की प्रतिक्रिया या प्रतिक्रिया के बाद में फिर से क्रिया देखने को मिल रही है या ये वाकई सब कुछ सिंक्रोनाइज चल रहा है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या वाकई एस जयशंकर साहब के वहां जाने के पहले इंडिया को डिफेंसिव में डालने के लिए किया गया ये स्टेज सेट प्रोग्राम है क्या? लेकिन ये सिवाच साहब के पास में ये सवाल लेकर जाऊं उससे पहले एक अहम खबर आपको बता देता हूं। चीन के झूठ पर भारतीय सेना का करारा जवाब। हमें उकसाने की कोशिश पीएलए ने की है फायरिंग, सेना की तरफ से ये एक्सप्लिसिटली कह दिया गया है। हमें उकसाने की कोशिश की गई, पीएलए ने प्रोवोकेटिव फायरिंग किया और इसलिए हमको ये करना आवश्यक लगा।
हमारी तरफ से कोई गोली नहीं चलाई गई है। भारतीय सेना ने कैटेगोरिकली कह दिया है पीएलए को रोकने के लिए जवाबी कार्रवाई की गई। जवान जिम्मेदारी से पेश आए, उन्होंने अपना संयम बनाए रखा। सेना ने यह बात कही है और यह आप जानते हैं कि सेना जब कुछ कहती है तो वो उस पर तभी कहती है जब उसने वो किया होता है। भारतीय सेना को दुनिया की सबसे प्रोफेशनल और एथिक्स वाली सेनाओं में गिना जाता है और भारत की सेना अगर ये कह रही है तो पूरी दुनिया उस पर एतबार लाएगी। पीएलए की जो इमेज है वो लाख कहती रहे कि हमारी तरफ से ऐसा नहीं किया गया, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि असल में वहां हुआ क्या होगा। अभिषेक हमारे संवाददाता एलएसी से लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे हैं वहां अभी वो जो तेज धूप झुलसा देने वाली है उसमें खड़े होकर लगातार आप तक हर एक बारीक अपडेट पहुंचा रहे हैं। ये दोनों तरफ से जो दावे हो रहे हैं अभिषेक, इधर से हिंदुस्तान की आर्मी ने साफ कर दिया है कि उसने अपनी तरफ से कोई गोली नहीं चलाई है, बल्कि उसने संयम और धैर्य बनाए रखा। उधर पीएलए की तरफ से दूसरा दावा। इस सब के मद्देनजर वहां तस्वीर क्या बनती दिखाई दे रही है आपको? क्या वाइब्रेशंस वहां एलएसी पर महसूस हो रहे हैं? क्विकली सर। देखिए, एलएसी पर एकदम तस्वीर क्लियर है दिनेश, और तस्वीर ये है कि भारतीय फौजों ने एकदम क्लियर कर लिया और ये हम लगातार देख रहे हैं कि किसी भी सूरत में जो चला आ रहा था चीन का आक्रामक रवैया, कभी गोगोरा की तरफ घुस गए, कभी गलवान की तरफ घुस गए, कभी हॉट स्प्रिंग की, कभी पैंगोंग के नॉर्थ, कभी साउथ, जितना भी उस सबको परमानेंटली चेक कर दिया गया है। और दूसरी बात ये है कि हम जो रीपोजिशनिंग की है इस एलएसी पर, जो आपको पहाड़ियां दिखाई पड़ रही हैं, इस रीपोजिशनिंग पर हमारे पास जो है स्ट्रेटेजिक एडवांटेज की हाइट्स हैं, वहां पर हम पोजीशन है। और बड़ी बात यह है कि चुशूल की बात, जहां पर ये जहां ये घुसपैठ की कोशिश की है इस बार चीन ने रेजिंगला के ऊपर मुखपरी के पास, वहां की जो हाइट्स है वहां से हमारे टारगेट में उनकी गैरिसन है, हमारी टारगेट में उनका पूरा सप्लाई रूट है। तो कुल मिलाकर के हम इस समय जिस पोजीशन पर हैं वो बहुत ही ज्यादा एडवांटेज में, और चीन यही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि उसके पास कोई एंट्री पॉइंट नहीं रह गया है। वो स्पांगुर का इलाका जहां से वो घुस सकता था उसको ब्लॉक कर दिया गया है। तो वो ऊपर से लेकर के और नीचे तक पूरा लद्दाख की जो एलएसी है, चीन के लिए कोई भी एंट्री पॉइंट हल्की सी भी अभिषेक ये पहाड़ियां, ये बगैर ये पहाड़ियां जो आपके पीछे नजर आ रही हैं, ये बगैर बोले भी बहुत कुछ कह रही हैं, उन वाइब्स को बयान कर रही हैं जो वहां इस समय चल रहा है। मैं एक बार आपसे निवेदन करूंगा, प्लीज जल्दी से कैमरा पैन करें लेफ्ट टू राइट और दिखाएं आपके पीछे, और साथ में आपकी निगाहों से जो आप वहां महसूस कर रहे हैं, वहां जाहिर है वहां पे स्थानीय लोगों से बातचीत करने से लेकर वहां पर ऑफिसर्स जो मिलते होंगे आपके आर्मी के, उनसे बातचीत करने से लेकर एक तस्वीर आपके दिमाग में बन रही होगी। इसको क्विकली बताएं और साथ में हमको आपके पीछे ये जो जगह दिखाई दे रही है उसको जल्दी से दिखा दें। बिल्कुल, देखिए मैं दिखाता हूं, सतपाल से कहूंगा मेरे जो कैमरा पर्सन है इसको दिखाएं। ये आपको ये जितनी भी हाइट्स दिख रही हैं ये बहुत ही मुश्किल है, और ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि जहां पर ये पूरा चल रहा है वहां पर 14 से 15 हजार फीट की ऊंचाई है दिनेश, -30 -40 डिग्री का टेम्परेचर है वहां पर। तो इस हालातों में भारतीय फौजें मुस्तैद, और बड़ी बात यह है कि पूरा जो हाइट्स आप देख रहे हैं इस हाइट को मार्क किया गया है, और मार्क इतना स्ट्रेटेजिक तरीके से किया गया है कि मैं जो बार बार कह रहा हूं कि चीन के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। और बड़ी बात ये, आपने कहा कि लोगों का क्या है, लोगों का बताता हूं। चुशूल जहां पर अभी विवाद चल रहा है, वहां पर जो आम लोग हैं वो आर्मी के लिए जरूरी चीजें लेकर के जा रहे हैं, चढ़ाई चढ़ते हैं। आपने अभी सतपाल से एक बार फिर से बोलिए, आपके लेफ्ट में भी दिखाएं, आपके राइट में भी दिखाएं एक बार उन पहाड़ियों को। इन पहाड़ियों को हम देख लें, यही वो पहाड़ियां हैं जिन्होंने विटनेस किया है 1962, यही वो पहाड़ियां हैं जिन्होंने विटनेस किया है शैतान सिंह का अदम्य साहस, यही वो पहाड़ियां हैं जो भारत और चीन के बीच में प्रहरी की तरह खड़ी रहीं, और इन पहाड़ियों के साथ खड़े रहे हमारे प्रहरी भी। एक बार फिर से दिखाइए अभिषेक, इन पहाड़ियों को आपके राइट में दिखाइए, लेफ्ट में आपने दिखाया, और एक बार और हम आपको एक बार फिर से बता दें अभिषेक जहां पर मौजूद हैं, देखिए इस तरफ, हाँ। अभिषेक जहां पर मौजूद हैं ये पहाड़ियां आपको देखने में जो सीनिक ब्यूटी जरूर नजर आ रही है, लेकिन ये इनहेबिटेबल पहाड़ियां हैं, यहाँ पर आप रह नहीं सकते। यहाँ पर इन ऊंचाइयों में तो तापमान है वो आपकी हड्डियां गला देगा, और अभी आने वाले दिनों में नवंबर दिसंबर में तो हालत यहाँ और भी ख़राब हो जाती है। और यहाँ पर आप अगर ये सोच रहे हैं कि इस ठंड के साथ आपको जो धूप मिलेगी वो माइल्ड मिलेगी, वो आपको कुनकुना सा एहसास देने वाली होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ जो धूप आपके चेहरे पर गिरती है वो झुलसा देने वाली धूप होती है। एक तरफ ठंडी हवाएं बह रही होती हैं और दूसरी तरफ ये जो धूप आपके चेहरे पर पड़ती है बगैर किसी
किसी अवरोध के पड़ती है। जाहिर है वहाँ कोई पोल्यूशन नहीं है, पूरा आसमान साफ है और ये सीधे गिरकर आपके चेहरे को झुलसाती है। अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता जो लगातार वहाँ से अब तक खबरें पहुँचा रहे हैं, आसान नहीं है वहाँ से खबरें पहुँचाना भी। देखिए उनके चेहरे को देखिए, इस चिलचिलाती धूप से उनके चेहरे का हाल देखिए, लेकिन हर एक बारीक खबर आप तक पहुँच रही है। और ये अहम खबर आपको बता दूं, फायरिंग की जानकारी रक्षा मंत्री को भी दे दी गई है। रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों को अरेस्ट कर दिया गया है। वहां क्या घटनाक्रम हुए हैं, फायरिंग की जानकारी रक्षा मंत्री को भी दे दी गई, प्रधानमंत्री को भी अब इस बारे में पता है। जाहिर है एक बड़ी समग्र रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि एनएसए भी ऑफिसर्स के साथ बैठक कर रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बैठक, उधर पीएम को अपडेट, इधर रक्षा मंत्री अपडेटेड। अब इनके साथ मिलकर जो एक समग्र रूपरेखा बनेगी, चीन ये समझ ले कि उसने इस बार चीज़ों को ग्रांटेड लेने की जो गलती की है, ये आम वर्ष नहीं है हिंदुस्तान के इतिहास में, ये आम नेतृत्व नहीं है हिंदुस्तान का इस समय जो है। और इस समय जो चीन को अब झेलना पड़ेगा वो आम बात तो नहीं होगी। ये चीन की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि बहुत भारी पड़ेगा हिंदुस्तान को, लेकिन असल में ये चीन भी जानता है कि अब उसने मधुमक्खी के किस छत्ते में हाथ दे दिया है। सुमित। दिनेश, बिल्कुल लगातार इस बारे में कल जब ये घटनाएं, उसी के बाद लोकल कमांडर से सारी चीज़ों की जानकारी ली गई आर्मी हेडक्वार्टर्स के द्वारा, और आज सुबह डिफेंस मिनिस्टर्स को इसकी पूरी जानकारी, हालांकि जानकारी कल भी दे दी गई थी, लेकिन एक ब्रीफ जानकारी आज सुबह दी गई। रक्षा मंत्री को बताया गया कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें हुई हैं। उसके बाद माना यह जा रहा है कि दोपहर में करीब दोबारा से एक हाई लेवल मीटिंग होगी, जिसमें खुद डिफेंस सेक्रेटरी मौजूद होंगे, आर्मी चीफ मौजूद होंगे, तीनों सेना के प्रमुख, और इसके अलावा सीडीएस बिपिन रावत भी शामिल होंगे। और लगातार किस तरीके से सिचुएशन बदल रही है, एलएसी पर हमारी स्ट्रैटेजी किस तरीके की रहनी चाहिए, इन सभी चीजों के ऊपर एक बड़ा ब्रीफ डिस्कशन किया जाएगा या फिर स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी। और आपको पता है कि खुद विदेश मंत्री आने वाले वक्त में रशिया के अंदर खासतौर पर, या फिर कह सकते हैं कि चीन के काउंटर पार्ट से मिलेंगे, तो उस समय क्या यथास्थिति के बारे में बताया जाएगा। ये सभी चीजें, जानकारी साझा भी की जाएंगी आईएमईए के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब लगातार जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं दिनेश, खास तौर पर 29 तारीख के बाद करीब 10 दिन का वक्त हो चुका है दिनेश, और ये चीजें, ये इनपुट्स लगातार हर घंटे हर दिन बदलते जा रहे हैं। मैं चलता हूं उन अनुभवी लोगों के पास, ऐसी हरकत करी दिनेश कि वो हमारी पोस्ट के बहुत करीब आ गया, प्रोवोकेटिव एक्शन से प्रोवोकेटिव फायर किया गया हवा के अंदर। और ये प्रोवोकेशन चीन इसलिए कर रहा है क्योंकि हम कुछ एक्शन, प्रोवोकेटिव फायरिंग हुई, हिंदुस्तान ने संयम के साथ जवाब दिया। इधर बैठकें चल रही हैं, बैठकों पर बैठ के, और वहां पर जो कुछ हुआ है उससे प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को अवगत कराया गया है। एनएसए के साथ एक बैठक चल रही है। चीन अपनी तरफ से ऑफेंसिव होने की, एग्रेसिव होने की पूरी कोशिश कर रहा है। और हमारे साथ जुड़ा हुआ है ये विशेषज्ञों का पैनल, जो जानता है कि जो दिखाई दे रहा है एक्चुअली क्या हो रहा है, और जो हो रहा है वो किस हद तक आगे जाने वाला है। संजय सोई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एलएसी से आपसे लगातार मुखातिब रहे हैं वो। संजय सोई साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि मौजूदा स्थितियों को आप कैसे ट्रांसपायर होते हुए देख रहे हैं, आगे ये किधर जा रही हैं चीजें, क्या नजर आ रहा है आपको अभी? नहीं, बिल्कुल दिनेश, पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा, जैसे आपने पहाड़ियों का बताया, मैं वहीं पिछले हफ्ते आप लोगों के साथ था, और वाकई में बहुत मुश्किल पहाड़ियाँ हैं, बहुत कठिन पहाड़ियाँ हैं। और जिस प्रकार से जो कल जो इंसिडेंट हुआ है, ये भारतीय सेना की अलर्टनेस दिखाती है। भारतीय सेना का रात के समय इतनी मुश्किल हालात में किस प्रकार से जज्बा है कि मातृभूमि की 1 इंच भी नहीं दे सकते। और आगे जिस प्रकार देख रहे हैं, जो चीन के बयानात आ रहे हैं आज, झूठ पर झूठ, कि भारतीय सेना ने किया, वो तो बहुत पीसफुल है, बहुत शांति प्रिय है, चाइना ऐसा बोल रहा है। मतलब अपना एक तरह से मुझे हंसी आती है कई बार, और अपना दुनिया भर में मजाक बनवा रहे हैं वो लोग, जिस प्रकार के साफ झूठ बोल रहे हैं कि भारत के साथ हम शांति चाहते हैं, ताइवान के साथ शांति चाहते हैं, साउथ चाइना सी में शांति चाहते हैं, जैसे कि चाइना ही सिर्फ शांतिप्रिय देश है, बाकी पूरे दुनिया उनके ऊपर हमला करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। ये तो चीन को भी मालूम होगा कि वो झूठ बोल रहा है, और पूरी दुनिया मालूम है, उसको जानती है कि वो झूठ बोल रहा है, फिर भी उसका ये झूठ बोलते चले जाना, क्या ये स्ट्रेटजी के तहत है, शशि अस्थाना साहब? लोकल ऑडियंस के लिए है। अभी प्रॉब्लम ये है कि शी जिनपिंग कई जगह पर आगे बढ़ गए हैं, उन्होंने अतिक्रमण किया, और अब उनको ये लग रहा है कि जो उनकी लोकल पॉपुलेशन है, उनको एक कहानी उन्हें बतानी है। और वो कहानी ये है कि देखिए, सारी दुनिया मेरे ऊपर, चीन के ऊपर हमला करने के लिए तैयार है, सारी दुनिया हमारे ऊपर चढ़ रही है, और इस कारण से हमें हर एक को रेस्पॉन्ड करना पड़ रहा है। अदरवाइज कहानी बड़ी सिंपल है कि शी जिनपिंग ओवर एम्बिशन हो गए हैं, और ओवर एम्बिशियस होने के कारण वो जो है दुनिया भर में अतिक्रमण करना चाह रहे हैं। वो सोच रहे थे कि पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है, तो मैं हर जगह जाके
कुछ ना कुछ ले पाऊंगा, लेकिन सारी दुनिया को उन्होंने नाराज कर रखा है। पहले सबको कोरोना दे दिया, तब उसके बाद सब जगह अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब जब उनको मुंह की खानी पड़ रही है तो अपनी जनता को झूठ बोलने के ये कोशिश कर रहे हैं कि ताकि उनका कुछ फेस सेविंग हो जाए। ये पूरी उनकी स्ट्रेटजी है, और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में चीन वैसे भी माहिर है, इसीलिए वो हर किस्म की बातचीत करता है, जैसे कि आप शशि अस्थाना साहब, मैं आपके पास लौट रहा हूं। ये एक अहम खबर, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, मैं अपने दर्शकों के सामने रखना चाह रहा हूं। चीन के नए कांड पर बहुत बड़ा खुलासा है। ये पीएलए का गलवान दोहराने का था प्लान। लोहे की रॉड और कटीले डंडे लेकर आए थे चीनी, और इस बार मुखपारी चोटी पर कब्जे का प्लान था। अलर्ट, भारतीय जवानों ने पीएलए को भगाया। आप देख रहे हैं इस बार एक बार फिर से षड्यंत्र रचा गया था चीन की तरफ से। मुखपारी पर कब्जे का प्लान था, हाथ में वो कटीले डंडे जो गलवान के समय उन्होंने इस्तेमाल किए थे। लेकिन भारतीय सेना को दूसरी बार धोखा नहीं दिया जा सकता। भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद थी, लेकिन आप देखिए एक के बाद दूसरा षड्यंत्र पीएलए की तरफ से सामने आ रहा है। मुखपारी पर कब्जे का प्लान, हाथ में कटीले डंडों को हाथ में लिए हुए, और वहां पर एक बार फिर से यही साजिश थी कि इस बार फिर से बंदूकें तो ना चलाई जाएं, लेकिन भारतीय सेना को पर्याप्त चोट पहुंचाई जाए। लेकिन इससे पहले कि उनका प्लान सफल होता, हिंदुस्तानियों ने उनके प्लान को विफल कर दिया। हिंदुस्तान की आर्मी ने एक बार फिर दिखा दिया कि एक बार भनक लग जाने के बाद कि आप किस धोखे पर उतारू हैं, उनको धोखा नहीं दिया जा सकता। अलर्ट, भारतीय जवानों ने पीएलए को मार भगाया। सुमित हमारे संवाददाता इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। सुमित, ये तो हद हो गई, मतलब ये अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि चीन किस हद तक नीचे जाएगा। देखिए, नीचे जो चीन बहुत पहले ही चला गया, 3 महीने 4 महीने पहले जो स्ट्रैटेजी तैयार की, जो एग्रीमेंट का वॉलेशन किया इतने मैसिव स्केल पर, ये साफ दर्शा रहा था कि चीन अपने लोवेस्ट पॉइंट पर। और दिनेश, ये भी मान के चलिए आप कि चीन ये करता रहेगा। चीन अपने हितों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये बात न सिर्फ भारत और चीन के रिश्तों में, बल्कि दुनिया भर के साथ, उसके दूसरे देशों के साथ रिश्तों में साफ तौर पर झलकती है। और अभी भी लगातार आप मान के चलिए कि 29 तारीख के बाद चीन लगातार भारत के साथ बैठकें कर रहा है, ना सिर्फ ब्रिगेडियर लेवल पर, बल्कि खुद रक्षा मंत्री ने उनके रक्षा मंत्री के साथ बैठक की, बातचीत हुई, ये बात तय की गई कि हम इनको पीसफुली रिजॉल्व करेंगे। तो ऐसे में जब पीसफुल रिजोल्यूशन की बात चल रही है, ऐसे में अपना डिप्लॉयमेंट हमारी फोर्सेस के पास ले जाना, ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि चीन की मंशा कुछ और ही है। चीन की मंशा कुछ और है सुमित, और इस दौरान ये दावा करना कि हिंदुस्तान हमारी तरफ चला आया, ये तो हद ही हो गया। ये इस तरह की सीनाजोरी तो हमने वाकई कभी नहीं देखी। मनीष झा, ये क्या दिखाना चाह रहा है? क्या वो ये दिखाना चाह रहा है कि हमारी तरफ भारतीय पहुंच गए हैं, हमारी तरफ हिंदुस्तान की सेना आ गई है, और इसलिए हमको रिटेलिएशन में करना पड़ रहा है कुछ? मनीष झा को ऑडियो दें प्लीज। कब्जा जमाने की कोशिश में लगी थी, लेकिन इसको पहले से ही भारतीय सेना ने भांप लिया था, और फिर चीनी सेना को जवाबी कार्रवाई दी गई। चूंकि अब चीन की सेना एक बार फिर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई थी, इसीलिए चीन की सेना की तरफ से बार बार भारतीय सेना को लेकर फाउल जैसी चीजें कही जा रही है। जबकि सच यही था कि भारतीय सेना की तरफ से ना तो फायरिंग की गई, ना एलएसी को क्रॉस किया गया, बल्कि पीएलए की एक जो कोशिश थी उसको नाकाम कर दिया गया है। और इसी हताशा को अब चीन दुनिया के सामने इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है कि दरअसल एग्रेसिव पोस्चरिंग जो है वो भारतीय सेना ने की है। इसके 2 मकसद है। पहला मकसद तो चूंकि ब्लैक टॉप के बाद ये दूसरा ऐसा इंसिडेंट है जहां चीन की सेना नाकाम हो गई। क्या मैं ये मुखबारी का महत्व समझ लूं? मनीष, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने बताया कि ये प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है, ये क्यों कहा जा रहा है, उल्टा चोर कोतवाल की तरफ उंगलियां क्यों उठा रहा है, लेकिन मैं इसको ये सिवाच साहब के पास लेकर जाना चाहता हूं। सिवाच साहब, ये मुखबारी, ये इस जगह पर कब्जा करने की कोशिश, ये क्या तमाम चोटियों में से एक ये भी एक महत्वपूर्ण एडवांटेज लेने की कोशिश की जा रही थी चीन की तरफ से? अगर इस जगह की आप टेरेन से, इस जगह से वाकिफ हो तो। देखो, मैं दिनेश, पहले तो थैंक यू वेरी मच, आप 25 मिनट के बाद मेरे पास आ रहे हैं। I'm so sorry, sir. तो मैं आपको ये पहले भी बताया था कि एक बार आप सबसे कमेंट ले लो और फिर पूछो दोबारा किसी से क्वेश्चन, बिकॉज सभी के सभी वहाँ एक्सपीरियंस हैं। मैं 2 साल चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूँ वहाँ पर, मैं जानता हूँ। तो एक पहले तो कम से कम कमेंट ले लो ना स्टार्टिंग। तो जो आप बात कर रहे हो, देखो, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा मुझे टाइम देना
कि जो गेम है वहां पर हाइट्स की है, और 29-30 अगस्त को जिस प्रकार से हमने ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप लेके पूरी रिज लाइन, जो त्रिशूल रिज लाइन अपने कब्जे में कर ली है, उससे सारा पलटा बदल गया है। क्योंकि आज त्रिशूल और जो मोल्दो वाली बाउल है वो हमारे कंट्रोल में, पांगुर वाला जो पास है जहां से चीन आए थे 1962 में, वो भी हमारे कंट्रोल में है, और चीन की जो पोस्टें हैं वो सारी हमारे अंडर फायर एंड ऑब्जर्वेशन है, और उसके बाद जो उनका कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक सिस्टम है वो भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, और उनके G219 उसको भी हम एक प्रकार से अपने फायर एंड ऑब्जर्वेशन से बर्बाद कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट। इसके साथ साथ क्या हुआ है कि जो हमारी ये पोस्टें हैं, स्पेशली ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप, इससे हम नॉर्थ ऑफ पेंगेंगसो में किसी हद तक डोमिनेट कर सकते हैं। तो इससे चीन बुखला गया और चीन को लगा कि उससे बाजी हाथ से निकल गई, और इसीलिए अब वो ये चाहता कि किसी तरीके से दोबारा कहीं ना कहीं कोई चोटी पकड़ी जाए और वो दोबारा कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो, फुट होल्ड हो। इसीलिए उसने जो रजांगला और रिचांगला के पास एक जो ये मुखबेर जो चोटी है, इसमें मैं जा चुका हूं, मुझे मालूम है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें जाना चाहता था कि फुट होल्ड मिल जाए और दोबारा कार्रवाई करें, मगर वो नहीं, क्योंकि भारत चौकन्ना है, भारत को पता है। ये भी याद रखो दिनेश कि इन पहाड़ों के अंदर लड़ाई है चोटियों की, जिसके पास चोटियां हैं जीत उसी की है, और भारत को ये समझ आ गया। डोमिनेटिंग हाइट्स पर जो बैठा हुआ है जीत उसी की है। मैं आपके पास वापस लौटता हूं सिवाज साहब, और ये अहम खबर आ रही है जो बता देना अभी आवश्यक है। भारत के जवाबी एक्शन से चीन में हड़कंप मचा हुआ है। 1 घंटे से पीएलए की हाई लेवल मीटिंग चल रही है। चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड की मीटिंग जारी है। पीएलए की मीटिंग में सभी टॉप कमांडर्स मौजूद हैं। भारत के खिलाफ नई रणनीति पर मंथन चल रहा है, और जिस तरीके से हिंदुस्तान की तरफ आप देख रहे हैं एक के बाद दूसरी अहम बैठकों का दौर जारी है, उसी तरीके से पीएलए भी वेस्टर्न थिएटर कमांड में ये बैठकें कर रहा है, और वहां भी ये जाहिर है षड्यंत्र बनाए जा रहे होंगे। वो एक्शन प्लान तो खैर क्या बनाएंगे वो कि आगे क्या किया जाना है। कादियान साहब, ये आपको क्या लगता है, पीएलए इस समय जो पहले कहा जा रहा था कि वॉर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या ये अभी भी ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिस पर स्टिक किया जाए, या अब इसको लेकर कुछ स्थापित रूप से नहीं कहा जा सकता? चीन की तरफ से जो भी बयान आता है उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में आज के दिन चीन की क्रेडिबिलिटी बहुत लो है। भारत लड़ाई नहीं चाहता, और अगर चीन भी कहता है कि लड़ाई नहीं चाहता तो फिर टेंशन की भी जरूरत नहीं है। हम कहते हैं दोनों सैनिक पीछे हट जाएं, डिसएंगेज करें, लेकिन चीन दोहरी आवाज बोलता है। वो ग्लोबल टाइम्स के थ्रू कुछ और बात करता है, वो प्रोपेगेंडा करता है कि कल को अगर कुछ हो तो ब्लेम भारत पर आए, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। भारत की आर्मी बड़ी प्रोफेशनल है। ग्राउंड पर हमारे सोल्जर्स को 2 बड़े एडवांटेज हैं। एक तो भारत सेना का जितना तजुर्बा, जितना अनुभव हाई ऑल्टीट्यूड में काम करने का है, वो उनको नहीं है। दूसरा, हमारी वॉलंटियर आर्मी है। हर सिपाही एक देशभक्ति के मादे से भर्ती होता है, वो कंस्क्रिप्ट है, वो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए लड़ते हैं, हम देश के लिए लड़ते हैं। तो ये एडवांटेज हमारा बहुत है। दूसरा, जैसे ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं राज कादियान साहब, इसी बात को लेकर मैं आगे जाना चाहता हूं। आपने कहा कि वो पीएलए की सेना है, वो पार्टी की सेना है, और ये हिंद की सेना है। मैं इसको लेकर जरा शशि अस्थाना साहब के पास जाना चाहता हूं। शशि अस्थाना साहब, एक बात मुझे ये समझाएं कि शी जिनपिंग अब यहां से पीछे हटते हैं अगर, तो उनकी घरेलू ऑडियंस उनको मारेगी। अगर आगे बढ़ते हैं और पिट कर लौटते हैं, जो कि ज्यादा संभावना इसी बात की है क्योंकि पूरी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी हुई है, तो भी जाहिर है उनकी इतिश्री होती है, फुल स्टॉप लगता है। अब आगे कुआं पीछे खाई हो गई है, शी जिनपिंग करेंगे क्या? जल्दी से सर। शी जिनपिंग इस समय अपना किसी तरीके से फेस बचाने की कोशिश करेंगे। ऐसे किस्म का जो ये है ना रस्सा खिंचाई, ये चलती रहेगी कुछ समय तक, और वो कोशिश ये करेंगे कि किसी तरीके से वो ऐसी पोजीशन पे आ जाएं कि वो नेगोशिएटिंग पोजीशन में थोड़ा सा एक आध अगर हाइट और ले लें तो टेबल के ऊपर वो इस पोजीशन में आ जाएं कि उनको गलवान से और देप्सांग और इन इलाकों से पीछे ना हटना पड़े, और थोड़ा सा अतिक्रमण जो है उनका रह जाए ताकि नाक बच जाए उनकी अपने लोकल ऑडियंस के सामने। क्या उन्होंने अपने लिए कोई स्केप रूट वाकई छोड़ा हुआ है सर स्ट्रेटेजिकली? क्योंकि तमाम जगहों पर साउथ चाइना सी, ताइवान, इधर लद्दाख, क्या वाकई सेनकाकू, जापान से पंगा, कोई स्केप रूट कहीं छोड़ा हुआ है
क्या एक जगह पर वो ऐसा कर भी लें तो उनकी ऑडियंस ये नहीं पूछेगी बाकी मोर्चों पर आपने पंगा लिया था वहां क्या हुआ? मैं आपके पास लौटता हूं सर, लेकिन एक अहम खबर बता दूं, LAC पर तीसरी हार से चीनी सेना में मौत का खौफ है। चीनी जवानों का सुसाइड नोट वायरल हो गया है। सुसाइड के लिए लोडेड गन रखने की खबर लीक हुई है। चीनी जवानों के चैम्बर में सुसाइड के लिए गन है। चीनी जवानों का मनोबल बुरी तरह टूट गया है। उनकी लिखी हुई एक सुसाइड की चिट्ठी लीक हुई है जिसमें उन्होंने खुद को खत्म कर लेने के संदर्भ में लिखा हुआ है। साथ में उनके पास लोडेड गन है जो वो कह रहे हैं कि इससे दूसरे की जगह अपने ऊपर खुद तान कर वो मर जाएंगे। आप समझ लें कि खौफ किस तरीके से तारी है, ये तनाव कितना बढ़ गया है PLA में। और आप समझ लें कि वो फौज जिसके सहारे शी जिनपिंग अपनी महत्वाकांक्षाओं को सिरे चढ़ाना चाहते हैं, उस फौज का मनोबल इस वक्त कैसा है। सुमित हमारे संवाददाता इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। सुमित, ये कैसे लीक हुआ, किस जवान ने लिखा है, क्या है पूरी खबर? देखिए, ये हांगकांग की मीडिया रिपोर्ट में वायरल हुआ है दिनेश, और ये खबर हम वहीं से दिखा रहे हैं, हांगकांग, जहां पर चीन का एक तरीके से पूरा कब्जा है, या फिर वहां से एक छोटी छोटी चीजें बाहर नहीं आ सकती। अगर मैं अपने पीछे से कहूं तो आपको दिखाएंगे कि PLA के सैनिक ने अपनी पत्नी को चिट्ठी में क्या लिखा। धीरे धीरे अगर इसको चलाएं दोबारा से तो मैं इसको पढ़ पाऊं और इसको समझा पाऊं कि आखिरकार ये उन्होंने क्या क्या। PLA के सैनिक की पत्नी को चिट्ठी में कहा कि अगर मैं वापस नहीं आ सका तो तुम्हारे लिए पेंशन छोड़कर जाऊंगा, अगर मैं अपाहिज हुआ तो मैं तुम्हें तलाक पत्र दे दूंगा, और अगर मैं वापस लौट सका तो तुम मेरे लिए समर्पित होना। एक बहुत बड़ा इशू चीन में है दिनेश, वो है सेल्फ ऑफ ब्रदरहुड, यानी आपसी लोगों में तालमेल की कमी। वो चाहे वन चाइल्ड पॉलिसी के लिए हो, जो हालांकि बंद कर दी गई थी 2017 के अंदर, लेकिन चीन के अपने सैनिकों के अंदर तालमेल बिल्कुल नहीं है। वहां के लोग एक तरीके से आप मान के चलिए कि वो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, लेकिन हमारे सैनिक उल्टे, हमारे यहाँ जज्बा है अपने लिए, अपने भाइयों के लिए। सैनिक चाहे किसी धर्म का हो, उसके लिए वो जज्बा एक भाई से बढ़कर होता है। यही वजह है कि हम जब बात करते हैं कि हमारे सैनिक हर चीज में ना सिर्फ बुरा चुनौतियों पर बल्कि ऐसी चीजों में भी बहुत ज्यादा मजबूत है, और ये दर्शा रहा है, ये चिट्ठी जो हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई, ये बता रही है, तस्दीक कर रही है इस बात की कि चीन के सैनिक कितने मजबूर हैं। ये बहुत अहम खबर आप दे रहे हैं और किस तरीके से बेबसी से रो रहे हैं। ये बहुत अहम खबर आप दे रहे हैं। अगर ये चीनी सेना इतनी इनविंसिबल है कि इसको मालूम है कि अभेद्य है, अपराजेय है, तो फिर इस तरह के खत का मतलब क्या है, इस मजमून का मतलब क्या है? आदित्य राजकौल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर उन्होंने ये पूरी खबर सुन ली हो, आदित्य राजकौल, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि चीनी सेना का मनोबल क्या है। बिल्कुल दिनेश, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये आज की बात नहीं है। पिछले चंद महीनों से सीधे पता चल रहा है कि मनोबल कितना कम है चाइनीज PLA का, और साथ ही ये भी पता चल रहा है कि जो PLA के वेटरन हैं, जो पुराने सोल्जर हैं, जो रिटायर हो गए हैं, वो चाइनीज कम्युनिस्ट रेजिम से बहुत ही अपसेट हैं, बहुत ही आक्रोशमय हैं कि गलवान वैली के बाद जो जितनी भी घटना घटी और जितने भी जो मारे गए थे चीनी सैनिक, उनके शव ठीक से नहीं लौटाए गए, उनको मिलिट्री ऑनर नहीं दिया गया। इसलिए पूरी तरीके से जो है रोष है, और ये रोष किसी भी चीज में बदल सकता है। और लगातार हम ये खबरें सुन रहे हैं आदित्य राजकौल की सेना के भीतर एक खास तरह का विद्रोह और असंतोष पनप रहा है। मैं इसको लेकर जरा शिवाज साहब के पास जाना चाहूंगा। शिवाज साहब, मुझे ये समझाइए कि जब एक सेना को मालूम हो, वो बेशक अपने देश के लिए लड़ रही हो, जैसे 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 भीष्म पितामह की हालत थी कि वो कौरवों के साथ खड़े हुए थे, या कर्ण की हालत थी कि वो कौरवों के साथ खड़े हुए थे, लेकिन जब आपको ये मालूम होता है कि आपका कॉज सही नहीं है, प्लस आप वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से अपने देश में परेशान हैं, आप अपने घर के इकलौते हैं, आपको मालूम है आपके पीछे और कोई नहीं है, ये तमाम चीजें जब फैक्टर इन करती हैं, तो एक आदमी जो बंदूक लेकर सरहद पर खड़ा रहता है, उसके अंदर जिगरा क्या बचता है सर? बिल्कुल ठीक बोला दिनेश, यही तो फर्क है भारत और चीन की फौज में। चीन की फौज है, जैसे सही बताया था काजान साहब ने, अपनी पार्टी के लिए, कम्युनिस्ट पार्टी के लिए लड़ती है, और उनको धक्का कर जबरदस्ती उनको लड़ाया जा रहा है, उनका मन लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो एक प्रकार से ये बहुत फर्क है। और कहीं भारत की फौज एक वॉलंटियर फोर्स है, अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे, तो कोई मुकाबला नहीं है। और ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, आज चीन की फौज का मोराल बहुत कम है, और जिस तरीके से कई बातें आ रही हैं कि ये जिस प्रकार से उन्होंने अपने गलवान के जो सैनिक मरे थे, उनका जो अंतिम संस्कार नहीं किया, उनको एक प्रकार से ऑनर नहीं दिया, और भारत ने दिया, तो देखो पूरे वर्ल्ड में ये पता लग गया। और कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक पॉपुलेशन है चीन की, उसको भी वायरल हो गया सोशल मीडिया से। तो एक बहुत बड़ा आक्रोश है आज की तारीख में, इतना बड़ा आक्रोश
ये वेटरन्स के बीच में भी है और पब्लिक के बीच में भी है चाइना के, और कहीं ना कहीं जवानों के मनोबल को दर्शाता है कि बहुत कमजोर है। नहीं, लेकिन सर, क्या जवानों को यह भी दिखाई दे रहा होगा कि वहां पर क्या कहते हैं उनके बड़े वॉर हॉक्स जो रहे हैं, जिनका नाम आज तक लिया जाता है, कियाओ लियांग के बारे में कहा जाता है, दाइजी के बारे में, वो मैं आपसे सवाल जानना चाहूंगा। लेकिन ये अहम खबर पहले मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं। चीन से तनाव पर भारत सरकार का बयान आ गया है। हाल में भारत अपनी संप्रभुता की हर हाल में रक्षा करेगा, ये कह दिया गया है। मतलब ये है कि वो पोस्चरिंग जो हिंदुस्तान की तरफ से चाहिए थी, आज तक चीन के संदर्भ में ये दिखाई नहीं दे रही थी, अब वो दिखाई देने लगी है। हिंदुस्तान ने ये कह दिया है कि आप रहिए जितने भी ताकतवर आप कहते हैं कि आप हैं, आप रहिए जितने भी बड़े दादा आप इस दुनिया के कहते हैं आप हैं, लेकिन अगर हमारी संप्रभुता की तरफ आंखें उठेंगी तो ये आंखें नोच ली जाएंगी। सुमित, बिल्कुल आंखें नोच ली जाएंगी और हमारे सैनिक अपना सीना चौड़ा कर कर वहां खड़े हुए हैं और ये साबित किया गलवान के बाद लगातार 29 तारीख को और अब दोबारा से। और आप ये मान के चलिए ये प्रोवोकेशन चीन इसलिए कर रहा है दिनेश, ताकि ना सिर्फ दुनिया भर में ये दिखा सके कि चीन कितना सुधरा हुआ देश है, लेकिन दुनिया जानती है कि ये प्रोवोकेशन चीन की तरफ से किए जा रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं था तो अप्रैल में यथास्थिति क्यों बदली गई, क्यों गलवान में चीन ने ऐसा किया और दोबारा से 29 तारीख को क्या कॉन्स्पिरेसी थी चीन की जो चीन करना चाहता था। ये साबित होता है दिनेश कि भारतीय सेना उनको हर मुकाम पर मुंहतोड़ जवाब देगी। वो इस बात से बौखला चुके हैं, हर हाल में अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे। राज कादियान साहब, वो सवाल मैं आपके पास लेकर आता हूं। सेना, अगर जाहिर है मैंने कभी नहीं देखा कि किसी देश की तरफ से यह तय किया जा रहा हो कि सैनिक अब वॉर में जाएंगे या जाने वाले हालात बन रहे हैं और वहां के जो वॉर वेटरन्स हैं वो ये कहें कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो भी जो कट्टर वॉर वेटरन्स हैं वो दाइजी की बात की जाती है, वो अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर लिखने वाले लेखक कियाओ लियांग की बात की जाती है। जब ये लोग कह रहे हैं कि इस समय इस तरीके से चीन को ऑल आउट नहीं जाना चाहिए, ये क्या दिखाता है सर? देखिए, एक सैनिक के मनोबल के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि पूरा देश उसके साथ खड़ा है। ये स्थिति भारत में है, पूरा भारतवर्ष किसी धर्म का हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, आज के दिन सैनिक के साथ खड़ा है। ये जो सोशल स्ट्रेंथ है चाइना में नहीं है, वो क्लोज कंट्री है। सच्चाई तो बहुत कम बाहर आ रही है, लेकिन आ रही है धीरे धीरे कि चाइना में जो कुछ कर रहे हैं इस लद्दाख में इंटरनली बहुत विरोध है, वहाँ विरोध को दबाया जाता है। इंडिया एक ओपन कंट्री है, हर चीज दुनिया को पता चलती है, और सैनिक जो वहाँ मोर्चे में खड़ा है मुश्किल हालात में, उसके लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, उसके मनोबल के लिए कि पूरा भारतवर्ष 130 करोड़ लोग उसके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, वो बड़ा फर्क है चीन और भारत की सेना। चीन और भारत की सेना में बहुत बड़ा फर्क। वहां की सेना एक पार्टी की सेना है, यहाँ की सेना एक देश की सेना है। LAC पर अगर मेरे संवाददाता मौजूद हो, मैं उनके पास जाना चाहता हूं। मैं अभिषेक के पास एक बार जाना चाहता हूं। क्या अभिषेक मेरे साथ मौजूद है? और अभिषेक अभी नहीं है। मैं इसमें मनीष झा को शामिल करना चाहूंगा। मनीष झा, पूरी दुनिया में क्या ओपिनियन बन रहा है? जाहिर है हर जगह पर, खास तौर से अमेरिका में इन बातों को, ब्रिटेन में इन बातों को, फ्रांस जर्मनी में इन बातों को बहुत क्लोज क्वार्टर से देखा जा रहा होगा। क्या नजरिया बन रहा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और तमाम महाशक्ति भारत चीन तनाव पर काफी क्लोजली नजरें गड़ाए हुए हैं और वो लोग भी देख रहे हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है। असल बात यह है कि ब्लैक टॉप की इंसिडेंट और उसके बाद कल रात के इंसिडेंट को लेकर पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से PLA की कार्रवाई को भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया है, और इसी फ्रस्ट्रेशन पर अब चीन की सेना फाउल प्ले जैसे वर्ड का इस्तेमाल करती है या यह कहती है कि भारतीय सैनिकों ने गोली चलाई। आपने देखा होगा कि भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान का जो आखिरी लाइन है वो यही है कि चीन दरअसल अब इंटरनेशनल ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए ये कह रहा है। चीन इंटरनेशनल ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए कह रहा है, डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए कह रहा है, लेकिन झूठ किसी भी ऑडियंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। ये चीन को मालूम, वहां के नेतृत्व को मालूम होना चाहिए। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और TV9 भारतवर्ष की अपील, देश हित में इस मुहिम से जुड़ें। चाइना से बदला, #चाइना से बदला के साथ अपनी राय दीजिए और #TV9 विद इंडियन आर्मी के साथ आप ट्वीट करें। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।